हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अब तक समाचार पत्रों को पढ़ लिया होगा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उनको परेशान कर रही। सबसे बड़ी बात तो फॉर्म में गलत अंक भरा तो रेस से हो जाएंगे बाहर। आज मोटी मोटी हेडलाइन आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। और ओवरलैपिंग प्रकरण पर याचिका दाखिल हो गई है और फॉर्म में गलतियों के संशोधन को नामंजूरी दी है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने। और आवेदकों की संख्या जो है वो 1,10,000 के पार पहुंच चुकी है और उत्तर कुंजी विवाद पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है राज्य सरकार से। तो ये सारे के सारे जो भी प्रकरण हैं वन बाय वन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को इससे मिलती रहती है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी तक पहुंचाई जाती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये वाली जो अपडेट है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि फॉर्म में गलत अंक भरा तो हो जाएंगे रेस से बाहर। देख रहे हैं दोस्तों, परीक्षा में सफल अभ्यर्थी फॉर्म संशोधन को दे रहे प्रत्यावेदन। फॉर्म में गलत अंक भरा तो रेस से हो जाएंगे बाहर। देखिए केस 1 है कि चमनगंज कानपुर की चांदनी ने 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के फॉर्म में अपने स्नातक का पूर्णांक 800 की बजाय 900 लिख दिया। परिणाम आने के बाद इसमें सुधार के लिए परेशान है। शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में प्रत्यावेदन देकर संशोधन का अनुरोध किया। केस 2 क्या है, कुशीनगर के विनय यादव ने फॉर्म में पूर्णांक, प्राप्तांक और प्राप्त प्रतिशत सभी गलत भर दिया है। अब लिखित परीक्षा में पास होने के बाद संशोधन कराने के लिए परेशान है। इन्होंने भी बेसिक शिक्षा परिषद में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। ये तो सिर्फ बानगी भर है। 12 मई को घोषित 69,000 शिक्षक भर्ती के फॉर्म में सफल सैकड़ों अभ्यर्थियों के फॉर्म में गलत अंक भरे हैं। पूर्णांक और प्राप्तांक की गलती के कारण अभ्यर्थियों की मेरिट और जिला आवंटन तक प्रभावित हो रहा है। वैसे तो रिजल्ट घोषित होने के बाद ऐसे अभ्यर्थियों ने संशोधन के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। ऐसे अभ्यर्थी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर देंगे, लेकिन 3 से 6 जून तक काउंसलिंग के दौरान जिला चयन समिति उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं करेगी। जो अंक, प्राप्तांक और प्रतिशत लिखित परीक्षा के फॉर्म में भरे हैं उसी के आधार पर काउंसलिंग कराई जाएगी। यदि अंकों में किसी प्रकार का अंतर है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी भर्ती में नंबरों की गलती पर कभी विचार नहीं किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद अंकों में संशोधन की छूट देने पर सहमत नहीं है। हालांकि फिलहाल इस मसले पर कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आपने अपडेट पढ़ लिया होगा, लेकिन ये हैं समाचार पत्र। और समाचार पत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो खबरें होती हैं उनको हवा देते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन लीगली जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये लोग थोड़ा बाहर रहते हैं। तो हम आपको ऐसे ऑर्डर दिखाएंगे, कोर्ट के ऑर्डर्स, और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के भी कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिखाएंगे जिनके माध्यम से फॉर्म में गलतियां जो हुई हैं उनको भी त्रुटि सुधार का मौका मिला है। और जिला चयन समिति को जो इंस्ट्रक्शंस पास आउट हुए हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे। सारे के सारे साक्ष्य आपको एजुकेशन मंत्रा में मिल जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हर एक साक्ष्य को लेकर आएंगे। लेकिन हमने पहले भी कहा था, जिन्होंने अंकों में त्रुटियां की हैं या जिनका जिला आवंटन प्रभावित हो रहा, मेरिट प्रभावित हो रही, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनको लगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन सफलता मिलेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो चलिए, 68,500 शिक्षक भर्ती में तो मौका मिला था। अब 69,000 में क्या कुछ रुख होता है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का, ये देखना होगा। लेकिन कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो कि जिनके आधार पर कंप्लाइंस हुआ 68,500 शिक्षक भर्ती में और राहत मिली थी, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और सारी की सारी अपडेट्स को यहाँ पर कवर करते हैं। ऑनलाइन आवेदन के देखिए विज्ञापन को दी चुनौती, यानी कि ओवरलैपिंग प्रकरण पर केस हो गया है। फिरोजाबाद के रॉबिन सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका 4262/2020 कर 18 मई को जारी शिक्षक भर्ती आवेदन के विज्ञापन को चुनौती दी है। रॉबिन का कहना है कि 69,000 भर्ती के पहले चरण में 5% अंकों में छूट का लाभ लेकर उत्तीर्ण होने वालों को अंतिम रूप से उन्हीं के वर्ग यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी अन्य आरक्षित वर्ग में समायोजित करना चाहिए। दावा किया गया है कि लोक सेवा आयोग में यह व्यवस्था 18 दिसंबर 2019 से लागू है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में यह व्यवस्था पहले से लागू। ये सिर्फ दावा है, हकीकत कुछ और है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर लखनऊ खंडपीठ में रॉबिन सिंह ने याचिका दाखिल कर दी है। इसकी पूरी पुष्टि हो चुकी है 4262/2020। तो कुल मिलाकर ऑनलाइन आवेदन के विज्ञापन को भी चुनौती दे दी जा चुकी है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स होंगी इस
केस के रिगार्डिंग उसको हम बताते रहेंगे। देखिए ओएमआर के गोले भरने पर भी राहत नहीं, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने जो है पहले ही कार्यालय में अपना चस्पा वगैरह कर दिए थे, अनावश्यक संपर्क न करें, दलालों से सावधान रहें। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी बातें हैं। और भी देखिए समाचार पत्रों में ये चीज़ें छाई हुई हैं। शिक्षक भर्ती आवेदन में संशोधन की मांग नामंजूर, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा कार्यालय पहुंचे, मोबाइल बदलने की मांग पर भी असमंजस की स्थिति बरकरार, अब तक 1,10,000 से अधिक आवेदन, प्रोविजनल डिग्री के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगी लाइन। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। काउंसलिंग के लिए वेबसाइट पर आवेदन की संख्या 1,10,000 के पार पहुंच गई। शुक्रवार को 30,000 से अधिक आवेदन हुए। 1,46,000 आवेदकों में 1,10,000 ने आवेदन देने के बाद अब 36,000 ही आवेदन शेष है। इनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मोबाइल नंबर बदलने, आवेदन में संशोधन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब शेष 4 दिन में 36,000 आवेदन को अपने ऑनलाइन आवेदन करने हैं। परिषद का कहना है कि अब परीक्षा पास करने के बाद काउंसलिंग में गलती पकड़ी जाने के डर से अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर उन्हें आवेदन में दर्ज किया था वह काम नहीं कर रहा है। कुछ का कहना है कि वह नंबर खो गया, चोरी हो गया। ऐसे में वह मोबाइल नंबर में संशोधन चाहते हैं। परिषद की ओर से इस संबंध में शासन से अनुमति मांगी गई थी। अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल नंबर के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, तो आपको व्यापक स्तर पर प्रयास करने होंगे। मंत्री जी को फ़ोन करिए, विधायक जी को से फ़ोन करवाइए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में, और इसके बाद शासन स्तर पर वार्ता करवाइए। कुछ करिए, सभी लोग जितने भी मोबाइल नंबर संशोधन से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं उनको लगातार प्रयास करना आवश्यक है। नहीं तो ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में समझ लीजिए कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि मोबाइल नंबर में त्रुटियां हैं तो कोई मानवीय त्रुटियां हैं और आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं, बहुतों की समस्या है। तो इस पर शासन स्तर से अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं इस बार क्या कुछ इतनी समस्या है कि शासन स्तर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और शासन स्तर से जितने भी आला अधिकारी हैं वो मौन की पर हैं। उन्होंने कोई भी किसी प्रकार का स्टेटमेंट भी नहीं दिया। मंत्री जी के अभी तक इतने सारे स्टेटमेंट आ जाया करते थे, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिला है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अदरवाइज क्या होगा, अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में जाएंगे, चौखट में जाएंगे, और वहां से तो अवश्य ही उनको रिलीफ मिलेगी। क्योंकि भाई मोबाइल नंबर में त्रुटि है तो उनकी जो है पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जानबूझकर कमिटेड प्रॉब्लम नहीं है। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मोबाइल नंबर गुम हो गया, चोरी हो गया, टूट गया, फूट गया, बंद हो गया, तो उस पर आप किसी को रोक नहीं सकते इस प्रकार से। और देखिए क्या है कि आवेदन में संशोधन की मांग को नामंजूर कर दिया गया है। 69,000 बेसिक शिक्षा परिषद एवं शासन की ओर से अभ्यर्थियों के आवेदन में शैक्षिक रिकॉर्ड में संशोधन की मांग नामंजूर कर दी गई। इसके अलावा आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बदलने की मांग पर अभी कोई निर्णय नहीं होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में सवालों के उत्तर गलत होने के मामले में एक अर्जी स्वीकार करते हुए सरकार से जानकारी मांगी। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के विकल्प गलत होने या दो विकल्प सही होने अथवा आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाने की शिकायत की थी। शुक्रवार को लॉकडाउन के बावजूद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सचिव से मुलाकात किए। देखिए हाई कोर्ट में 28 को सुनवाई। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने रोहित शुक्ला व 110 अभ्यर्थियों की एक अन्य याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से जानकारी मांगी और याचिका की सुनवाई 28 मई को पेश करने का आदेश दिया है। वहीं तमाम अधिवक्ताओं की अर्जेंसी की सुनवाइयों से इंकार करते हुए निरस्त कर दिया। महानिबंधक कार्यालय इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा कि एक ही मामले में दोहरा मापदंड क्यों अपनाया गया। लखनऊ खंडपीठ ने भी ऋषभ मिश्रा व अन्य की याचिका पर सरकार से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और 28 मई को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर हाई कोर्ट की दोनों खंडपीठ ने 28 मई को इस प्रकरण पर सुनवाई करने को कहा गया है। ऋषभ मिश्रा वाली याचिका है आपकी लखनऊ खंडपीठ में, और इधर जो है रोहित शुक्ला की याचिका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। 28 मई बेहद महत्वपूर्ण है। आंसर की प्रकरण पर क्या कुछ जवाब आता है। अब इसके बाद देख लीजिए लगभग हर एक अपडेट कवर हो गई है। यहाँ पर देखिए प्रोविजनल डिग्री के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगी लाइन। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रस्तुत करनी है डिग्री।
देखिए इन दिनों प्रोविजनल डिग्री के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रोज लंबी लाइन लग रही। छात्रों को प्रोविजनल डिग्री के लिए भटकने आना पड़ी। इसके लिए शुल्क ऑनलाइन जमा किए जाने की व्यवस्था कर दी गई है। शुक्रवार को भी प्रोविजनल डिग्री के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्जन छात्र पहुंचे। ये छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और इन्हें काउंसलिंग में डिग्री प्रस्तुत करनी है। काउंसलिंग में अगर डिग्री प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संबंधित छात्र का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं भाई, समाचार पत्र में ऐसे छाप दिया जाता है जिससे अभ्यर्थी बहुत परेशान हो जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,44,000 अभ्यर्थियों ने न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अंक हासिल की। इसमें बड़ी संख्या में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान रोज 25 से 30 अभ्यर्थियों प्रोविजनल डिग्री का वितरण हो रहा है। छात्र छात्राओं को सुविधा ना हो इसके लिए ऑनलाइन शुल्क भुगतान की व्यवस्था भी कर दी गई है। कुल मिलाकर भाई जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंधित अपना डिग्री वगैरह जाकर के ले आए या अन्य विश्वविद्यालयों से जो भी संबंधित है अपना कांटेक्ट वगैरह करते रहें। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर ये सारी अपडेट्स थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।